नमस्कारों, मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है मैथिली शरण गुप्त की काव्य की विशेषताएं और उनका परिचय। यह है आज का पेपर जो है बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए है और प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है। तो आज हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म श्रावण शुक्ला द्वितीय संवत 1943 में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी स्वयं एक सहृदय कवि थे। अपने पिता के संस्कारों के कारण मैथिली शरण गुप्त बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। प्रारंभ में उनकी रचनाएं अपनी जाति की पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी प्रतिभा को परखा और उन्हें सरस्वती में स्थान दिया। अल्पकाल में ही वे लोकप्रिय कवि के रूप में मान्य हो गए। आपकी काव्य सेवाओं के फलस्वरूप समस्त देश ने अनौपचारिक तौर पर आपको राष्ट्रकवि के संबोधन से विभूषित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने आपको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करके हिंदी साहित्य को ही सम्मानित किया। संवत 1966 में आपकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ, जो प्रबंध कृति है जिसमें चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों की राजपूती आन की कथा का चित्रण किया गया है। इससे गुप्त जी की प्रबंध क्षमता का परिचय मिलता है। गुप्त जी की प्रसिद्धि का मुख्य स्रोत भारत भारती संवत 1971 में है, जिसमें देश और जाति के गर्व और गौरव को ऊंचा उठाने के लिए भूत और वर्तमान की परिस्थितियों को आधार बनाया गया है। देश के प्रति इन्हीं निष्ठापूर्ण भावनाओं के कारण गुप्त जी राष्ट्रकवि के रूप में स्वीकृत हुए हैं। गुप्त जी के प्रबंध काव्य सृजन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध संवत 1967, भारत भारती संवत 1971, पंचवटी संवत 1982, झनकार संवत 1986, साकेत संवत 1988, यशोधरा 1989, द्वापर 1993, जय भारत संवत 2009, विष्णुप्रिया संवत 2014 तथा मेघनाथ वध, वृत्त संहार, पलासी का युद्ध, सैरंध्री, वन वैभव, नहुष, शकुंतला, अनख, गुरुकुल, काबा और करबला, स्वदेश संगीत, किसान आदि इनके काव्यों का आधार महाभारत, रामायण, पौराणिक कथाएं तथा बौद्धकालीन इतिहास रहा है। गुप्त जी वैष्णव परंपरा में राम भक्त कवियों में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। उन्होंने जीवन और जगत के क्षेत्र में ही राम का महत्व और सौंदर्य प्रदर्शित किया है। रामचरितमानस के बाद रामकाव्य में साकेत का महत्वपूर्ण स्थान है। साकेत की रचना का उद्देश्य काव्य की उपेक्षिता लक्ष्मण पत्नी उर्मिला को काव्य में अंकित करना था। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती में एक लेख प्रकाशित करके काव्य की उपयोगिताओं की ओर कवियों का ध्यान आकर्षित किया था। गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला को और यशोधरा में बुद्ध पत्नी यशोधरा को आंसुओं से चित्रित करके दिखा दिया। साकेत में उर्मिला का वियोग वर्णन पुरानी अलंकारिक पद्धति तथा नई वेदनापरक लाक्षणिकता से संपन्न गीति शैली दोनों में प्रस्तुत किया है। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। हम इनके काव्य की विशेषता बता रहे हैं। इसमें भारत के गौरवमयी अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। आपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचना की है। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग भी किए हैं। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं।
पहली मौलिक और दूसरी अनुदित। मौलिक हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, नहुष आदि, और अनुदित रचनाएं हैं मेघनाद वध, वीरांगना, स्वप्न वासव दत्ता आदि। साकेत आधुनिक युग का महाकाव्य है। इसमें रामकथा को एक नए परिवेश में चित्रित कर उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को उभारा गया है। यशोधरा में बुद्ध के चरित्र का चित्रण हुआ है। यह एक चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है। भारत भारती गुप्त जी की सर्वप्रथम खड़ी बोली की राष्ट्रीय रचना है, जिसमें देश की अधोगति का बड़ा ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं हैं। भाव पक्ष इसमें हम पहले ले रहे हैं। गुप्त जी की कविता के वर्ण विषय मुख्यतः भक्ति, राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और समाज सुधार हैं। इनकी काव्यगत दूसरी विशेषता है, इनकी धार्मिकता में संकीर्णता का आरोप नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता, ये भारतीय संस्कृति के सच्चे पुजारी हैं। गुप्त जी लोक सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। इनके हृदय में नारी जाति के प्रति अपार आदर और सहानुभूति है। राष्ट्र प्रेम तो गुप्त जी के शब्द शब्द में भरा है। इनकी राष्ट्रीयता पर गांधीवाद की पूरी छाप है। इनकी रचनाओं में समाज सुधारवादी दृष्टिकोण भी दिखलाई पड़ता है। गुप्त जी के प्रकृति चित्रण में सरसता एवं सजीवता है। मनोभावों के चित्रण में गुप्त जी को विशेष क्षमता प्राप्त है। संवादों की अभिव्यक्ति अत्यंत ही सरल, तर्क व्यंग से मुक्त है। इनका कला पक्ष की विशेषता है और उसमें पहले लेते हैं भाषा और शैली। गुप्त जी की भाषा शैली शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसका विकास धीरे धीरे हुआ है। इनकी बात की रचनाओं में सरसता और मधुरता अपने आप आ गई है। इनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शब्द चयन में भी ये काफ़ी कुशल हैं। उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से 4 चांद लग गए हैं। भाषा में प्रसाद गुण की प्रधानता है। कहीं कहीं तुक मिलाने के प्रयास में इन्हें शब्दों को विकृत भी करना पड़ा है, जो कभी कभी खटक जाता है। काव्य रचना की दृष्टि से गुप्त जी की शैली 4 प्रकार की है। पहली भावात्मक शैली, झनकार तथा अन्य गीति काव्य। दूसरी उपदेशात्मक शैली, भारत भारती, गुरुकुल आदि रचनाएं। तीसरी गीतिनाट्य शैली, यशोधरा, सिद्धराज, नहुष आदि रचनाएं। चौथी प्रबंधात्मक शैली, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध आदि। रसंस अलंकार में गुप्त जी के काव्य में वीर, रौद्र, हास्य आदि सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। गुप्त जी ने नए और पुराने दोनों प्रकार के छंद अपनाए हैं। हरि गीतिका गुप्त जी का अत्यंत ही प्रिय छंद है। गुप्त जी की कविता में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विषयोक्ति, संदेह, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों की प्रधानता रही है। विशेषण, विपर्यय और मानवीकरण आदि नए ढंग के अलंकार भी इनकी रचनाओं में छायावाद के प्रभाव के कारण आ गए हैं। गुप्त जी वैष्णव परंपरा में राम भक्त कवियों में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। उन्होंने जीवन और जगत के क्षेत्र में ही राम का महत्व और सौंदर्य प्रदर्शित किया है। रामचरितमानस के बाद राम काव्य में साकेत का महत्वपूर्ण स्थान है। साकेत की रचना का उद्देश्य काव्य की उपेक्षिता लक्ष्मण पत्नी उर्मिला को काव्य में अंकित करना था। लोक संग्रही कवि के रूप में मैथिली शरण का विश्लेषण है। मैथिली शरण गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे।
उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था तो साथ ही जागरण और सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अनघ से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वे गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने। 1936 ईस्वी में गांधी जी ही उन्हें मैथिली काव्यमान ग्रंथ भेंट करते हुए राष्ट्र कवि का संबोधन दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संसर्ग से गुप्त जी की काव्य कला में निखार आया और उनकी रचनाएं सरस्वती में निरंतर प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने आमजन के बीच प्रचलित देशी भाषा को मंच कर जनता के मन की बात जनता के लिए जनता की भाषा में कही। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान देते हुए कहा था, मैं तो मैथिली शरण जी को इसलिए बड़ा मानता हूँ कि वे हम लोगों के कवि हैं और राष्ट्र भर की आवश्यकता को समझकर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी रचनाओं में देशभक्ति, बंधुत्व भावना, राष्ट्रीयता, गांधीवाद, मानवता तथा नारी के प्रति करुणा और सहानुभूति के स्वर मुखरित हुए हैं। इनकी काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम, आज़ादी एवं भारतीयता है। वे भारतीय संस्कृति के गायक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिन कवियों ने ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी को अपनी काव्य भाषा बनाकर उसकी क्षमता से विश्व को परिचित कराया है, उन्हीं में से एक मैथिली शरण गुप्त हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला का वियोग वर्णन पुरानी अलंकारिक पद्धति तथा नई चेतना परक लाक्षणिकता से संपन्न गीति शैली में प्रस्तुत किया है। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, उन्हें प्रबंध काव्यों में ही सफलता मिली है। पंचवटी खंडी काव्य का प्रभाव तो एक बार पढ़ने पर जीवन भर नहीं भूला जा सकता। यशोधरा के गीत मर्म का स्पर्श करते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पत बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अतः खड़ी बोली की काव्य को प्रांजल रूप देने में, उसे परिष्कृत करके काव्य के योग्य बनाने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संस्कृति की अनन्य प्रस्तुतता, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, भक्तिभाव से निमज्जित, नवीनता के संदेशवाहक, युग की आवश्यकताओं को समझकर उद्देश्यपूर्ण सृजन करने वाला ऐसा सशक्त, लोकप्रिय, महान कवि हिंदी में ही नहीं, लगता है समस्त भारतीय भाषाओं में विरले ही होते हैं। धन्यवाद।